हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। रियल लाइफ में भी आपको देखने को मिलेगा। जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की बात होगी तो टीडीएस वर्ड आपको बार बार सुनाई देगा, तो सुनने को मिलेगा जब भी आप प्रैक्टिकली कहीं काम करोगे तब। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, इनकम टैक्स के अंदर एक जनरल रूल है, आप सभी को पता है कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। कि भैया जो प्रीवियस ईयर की इनकम होती है वो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। जैसे अगर प्रीवियस ईयर 20-21 की टोटल इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी असेसमेंट ईयर 21-22 के अंदर, परंतु इनकम टैक्स इज रिकवर्ड फ्रॉम द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। लेकिन इनकम टैक्स एसएससी से रिकवर कर लिया जाता है प्रीवियस ईयर के अंदर ही इन द फॉर्म ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स और पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तीनों टॉपिक अलग अलग है। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा टीडीएस के बारे में, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टीडीएस इंट्रोड्यूस किया गया था टू कलेक्ट टैक्स एट द सोर्स फ्रॉम वेयर इनकम इज जनरेटेड। यानी जहां पर इनकम जनरेट होगी, जहां पर इनकम उत्पन्न होगी, उसी सोर्स के ऊपर ही टैक्स कलेक्ट कर लिया जाएगा। इसलिए टीडीएस को इंट्रोड्यूस किया गया था। और गवर्नमेंट जो टीडीएस को यूज करती है वो एज ए टैक्स मैकेनिज्म यूज करती है। गवर्नमेंट यूजेस टीडीएस एज ए मैकेनिज्म, आप कह सकते हो एक टूल के रूप में, एक मैकेनिज्म के रूप में गवर्नमेंट टीडीएस को यूज करती है टू कलेक्ट टैक्स फॉर मिनिमाइजिंग टैक्स एवेजन। टैक्स चोरी को कम करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, टीडीएस को एक मैकेनिज्म की तरह यूज करती है, क्योंकि जैसे इनकम जनरेट होगी उस पर इनकम टैक्स लगा दिया जाता है और कलेक्ट कर लिया जाता है। एक एग्जांपल के माध्यम से आपको और अच्छा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे यहां पर ए है कॉन्ट्रैक्टर और यहां पर एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। इस XYZ लिमिटेड ने एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया इस ए कॉन्ट्रैक्टर को, 5 लाख रुपए की बात हुई है आपस में। तो XYZ लिमिटेड जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा वो 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे ए को, कॉन्ट्रैक्टर को। लेकिन मैंने आपको बताया कि टीडीएस कॉन्सेप्ट जो है इसके तहत गवर्नमेंट जो है टीडीएस को टैक्स मैकेनिज्म की तरह यूज करती है। तो जैसे इनकम जनरेट होगी तुरंत उसी पे टैक्स लगा दिया जाएगा और कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यहां पर देखो जो XYZ लिमिटेड है वो पेयर है, क्योंकि देखो वर्क कॉन्ट्रैक्ट XYZ लिमिटेड ने दिया कॉन्ट्रैक्टर ए को। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा ये XYZ लिमिटेड जो है ये पे करेगी 5 लाख रुपए ए को। तो XYZ लिमिटेड क्या है? पेयर है। पहली बात तो ये, क्योंकि पेयर मतलब पे करने वाला। दूसरी बात, जो पेयर होता है, जो पे करने वाला होता है, वही टीडीएस डिडक्ट करेगा, वही टैक्स काटेगा। तो XYZ लिमिटेड पेयर है, पे करने वाली है, तो यही क्या बन जाएगा? डिडक्टर, क्योंकि टीडीएस इसी को काटना है। पे करने वाला कौन है? XYZ लिमिटेड, तो टीडीएस भी यही काटेगा। और जो ए है वो हो जाएगा पेई, यानी ये रिसीव करेगा, इसके लिए इनकम है और कंपनी के लिए खर्चा है। ए को डिडक्टिव भी बोलते हैं। तो XYZ लिमिटेड जब 5 लाख रुपए की पेमेंट करेगा ए कॉन्ट्रैक्टर को, तो पूरे 5 लाख रुपए की पेमेंट ना करते हुए ये 1% टीडीएस काट लेगा 5 लाख पे। और तो 5 लाख का 1% हो जाएगा 5,000 रुपए। तो यहां पर XYZ लिमिटेड ए को जो पेमेंट करेगा वो करेगा 4,95,000। तो टीडीएस जैसे इनकम जनरेट हुई तुरंत टैक्स कलेक्ट कर लिया गवर्नमेंट ने। तो जैसे XYZ लिमिटेड ने पेमेंट करी 5 लाख की, तुरंत 1% टीडीएस काट लिया
5,000 रुपए और पेमेंट कर दी 4,95,000 की, और जो 1% टीडीएस काटा है, जो टैक्स काटा है ए का, ये XYZ लिमिटेड जमा कर देगी गवर्नमेंट के खाते में। और XYZ लिमिटेड एक प्रूफ दे देगी जिसको हम बोलते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट ए को, यानी कॉन्ट्रैक्टर को, फॉर्म 16 ए के तहत। देखो फॉर्म 16 होता है सैलरी के लिए, जब सैलरी पे टीडीएस कटता है तो इंप्लोर सर्टिफिकेट इश्यू करता है फॉर्म 16 के तहत कि इतना इतना हमने आपका टीडीएस जमा करवा रखा है गवर्नमेंट को, जिसके बिहाफ पर जो इंप्लॉय होता है वो जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो वो क्लेम कर लेता है टीडीएस। ऐसे ही यहां पर सैलरी के अलावा कोई पेमेंट होती है तो वहां पर फॉर्म 16 ए प्रोवाइड किया जाता है, डिडक्टर द्वारा डिडक्टी को, पेयर द्वारा पेई को। इतनी बातें आपको क्लियर है? तो पेयर और पेई, पेयर पे करने वाला और पेई रिसीव करने वाला। तो पेयर जो होता है वो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इनकम एज ए टैक्स के रूप में वो डिडक्ट कर लेता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि जैसे XYZ लिमिटेड ने पूरा पेमेंट ना करते हुए उसी इनकम की कुछ परसेंटेज जो है यानी 1% डिडक्ट कर लिया और उसके बाद पेमेंट करी। पेमेंट मतलब जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट, आगे मैं पूरा बताऊंगा आपको हर सेक्शन वाइज, ये समझाने के पर्पज से है। तो कोई भी जब पेमेंट की जाएगी पेयर द्वारा पेई को, तो पेयर जो होता है एक सर्टेन परसेंटेज होगी इनकम की एज ए टैक्स के रूप में वो काट लेगा पेमेंट करते वक्त और गवर्नमेंट को जमा कर देता है। और पेयर जो है पेई को एक सर्टिफिकेट देता है प्रूफ के लिए कि हमने इतना टीडीएस काटा आपका और जमा कर दिया गवर्नमेंट को। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर पेई जो है वो अपना पैन अगर फर्निश नहीं करता है पेयर को, पेई यानी जिसको इनकम रिसीव होगी, जिसको पेमेंट मिल रही है, अगर वो अपना पैन कार्ड नहीं देता, देखो इनकम टैक्स एक्ट के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब टीडीएस जमा होगा पेई का पेयर द्वारा, तो वो देखो आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो पैन कार्ड के बेसिस पे होती है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे मालूम चलेगा कि भाई जो टैक्स जमा किया जा रहा है पेयर द्वारा, जैसे मान लो कि पेयर ने जमा किया 50,000, तो पेयर को बताना पड़ेगा कि भाई 50,000 में 5,000 रुपए ए के हैं, 10,000 रुपए बी के हैं। तो वो आइडेंटिफिकेशन किससे होती है? वो पैन कार्ड से होती है। तो अगर कोई पेई जो है जो इनकम रिसीव करने वाला है वो अगर अपना पैन कार्ड फर्निश नहीं करता है पेयर को, जो डिडक्ट करेगा टीडीएस टैक्स, अगर वो फर्निश नहीं करता है तो जो पेयर होगा वो जितना रेट होगा एज पर सेक्शन और 20% विच एवर इज हायर, दोनों में जो हाई होगा वो टैक्स काट लेगा। और टीडीएस रेट जो है वो फिक्स होंगे, सिर्फ सैलरी को छोड़ दूं तो टीडीएस रेट फिक्स होंगे, एक फिक्स रेट होगा, उस रेट से आपको टीडीएस काटना है। जिस साल में इनकम जनरेट होगी उसी साल पे टीडीएस कट जाता है। अब देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं सैलरी, क्योंकि सैलरी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए ही, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है क्योंकि सैलरी में ही थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सैलरी के अंदर टीडीएस की कोई रेट नहीं होती। सैलरी के अंदर टीडीएस जो काटा जाता है वो एवरेज रेट से काटा जाता है। पूरे साल पहले एक इनकम को एस्टिमेट कर लिया जाता है, एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय की इनकम एस्टिमेट कर जाती है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं सेक्शन 192 जो बोलता है सैलरी के बारे में। तो सेक्शन है 192, नेचर ऑफ पेमेंट, पेमेंट किसकी होगी? सैलरी की होगी। रेट यहाँ पर फिक्स नहीं है तो एवरेज रेट निकालना होता है। कैसे निकालते हैं आगे बताऊंगा। पेयर कौन होगा? कोई भी हो सकता है पेयर, एम्प्लॉयर तो कोई भी हो सकता है, तो एनी पर्सन। लेकिन जो पेई होगा, जो रिसीव करेगा सैलरी, वो तो एम्प्लॉय होगा, क्योंकि सैलरी किसको मिलती है? एम्प्लॉय को मिलती है। और पेयर कोई भी हो सकता है, यानी एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, लेकिन पेई कौन होगा? एम्प्लॉय होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो एम्प्लॉय होगा, अगर मान लो कोई एम्प्लॉय जो है वो एक से अधिक एम्प्लॉयर के पास काम करता है, एक से अधिक कंपनी में काम करता है, वो किसी संस्था में काम करता है, हो सकता है पार्ट टाइम जॉब करता हो, तो ऐसे केसेस के अंदर एम्प्लॉय जो है वो अपनी इनकम की डिटेल सबमिट करेगा अपने एक एम्प्लॉयर को या फिर प्रेजेंट एम्प्लॉयर को। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि किसी साल, पर्टिकुलर साल, उस साल के अंदर एम्प्लॉयर ने 6 महीने किसी और के पास काम किया और 6 महीने मान लो वो किसी और के पास काम कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जो करंट एम्प्लॉयर जो होगा उसका, वो उस करंट एम्प्लॉयर को अपनी जो इनकम की डिटेल, उस पर्टिकुलर ईयर की इनकम की डिटेल सबमिट करेगा, जो भी सैलरी हेड के अंदर आती है।
और इसके अलावा एम्प्लॉय अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, मान लो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, बच्चों की ट्यूशन फीस पे करता है, इसके अलावा कोई उसने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स ले रखी है, तो अगर कोई एम्प्लॉय ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई एक्सपेंडिचर करता है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई खर्चा करता है, वो कोई हाउस प्रॉपर्टी का उसका लॉस है, तो ये सारी डिटेल जो है एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करता है, जिसके बेस पर एम्प्लॉयर उसकी एक इनकम निकालता है, टोटल इनकम निकालता है, एस्टिमेट करता है पूरे साल की, उसके ऊपर जितना टैक्स बनता है तो टोटल टैक्स निकाला जाएगा, और टोटल टैक्स को डिवाइड कर देते हैं टोटल इनकम से, तो आ जाएगा एवरेज टैक्स आ जाएगा। अगर आपको रेट निकालना हो तो इंटू कर दो 100 से। तो सैलरी के केस में टीडीएस का कोई रेट फिक्स नहीं है, एवरेज टैक्स चार्ज कर लिया जाता है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालते हैं? पहले इनकम टैक्स निकाला जाएगा। इनकम टैक्स कैसे निकलेगा आगे मैं बताऊंगा। इनकम टैक्स निकालने के लिए इनकम टैक्स रेट पता होना चाहिए। तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालने के लिए इनकम टैक्स को डिवाइड कर दोगे टोटल इनकम से, और अगर रेट निकालना हो तो इंटू 100 कर दो। और किसी महीने ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। मान लो किसी महीने में ज्यादा काट गया तो अगले महीने में वो कम काट लेगा एम्प्लॉयर, लेकिन गलत नहीं कटना चाहिए। एम्प्लॉयर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है और सही एवरेज टैक्स काट लेता है सैलरी से। और टोटल इनकम आपको पता है टैक्सेबल इनकम होती है, जो ग्रोस टोटल इनकम के अंदर डिडक्शन मिलती है चैप्टर 6A के तहत। या आपने पढ़ भी रखा होगा, एक चैप्टर 6A की डिडक्शन, एक पर्टिकुलर चैप्टर है इसके ऊपर। तो मोटी मोटी बातें बता रहा हूं मैं आपको फिलहाल टीडीएस की इस टॉपिक को समझाने में, क्योंकि सैलरी का मुद्दा है। तो सैलरी पे टीडीएस निकालने के लिए आपको डिडक्शन भी पता होनी चाहिए, जो एम्प्लॉय को मिलती है, जो इंडिविजुअल को मिलती है। तो डिडक्शन की मैं बात करूं तो मोटी मोटी बातें बताऊंगा सिर्फ मैं आपको, कि सेक्शन 80C होता है। आप सभी को पता है कि 80C में क्या आएगा। लाइफ इंश्योरेंस पे कोई प्रीमियम पे कर रखा है, प्रोविडेंट फंड, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या कोई एफडी करवा रखी है, बच्चों का ट्यूशन फीस पे कर रखा है, या कोई म्यूचुअल फंड की यूनिट्स है, तो मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलती है 80C के तहत वो मिलती है 1.5 लाख रुपए। आप सभी को पता है। मैं सिर्फ ब्रीफली आपको बता रहा हूँ, बस सिर्फ समझाने के पर्पज से, कि हम मान लो कोई किसी क्वेश्चन में आ गया कि 80C में एम्प्लॉय ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसका फिर आपको डिडक्शन देनी पड़ेगी। तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना डिडक्शन कितनी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 80CCC है, जो LIC के किसी फंड में अगर इन्वेस्ट कर रखा है, कोई अदर इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 1.5 लाख रुपए मिल जाएगी डिडक्शन। उसके अलावा सेक्शन 80CCD1 है, जो पेंशन स्कीम का होता है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पेंशन स्कीम है, या कोई न्यू पेंशन स्कीम है, या कोई अटल पेंशन योजना है, तो मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगी इसमें भी 1.5 लाख रुपए की। और सेक्शन 80CCD बोलता है कि एग्रीगेट डिडक्शन जो मिलेगी 80C, 80CCC, 80CCD1 तीनों की मिला के डिडक्शन जो है वो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होगी। उसके बाद सेक्शन 80D है, जो बोलता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर कोई एम्प्लॉय, कोई इंडिविजुअल है जो अपना खुद का, अपने स्पाउस का, अपने पेरेंट्स का कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, तो उसको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 25,000, और अगर सीनियर सिटीजन है तो कितनी मिल जाएगी? 50,000 रुपए। उसके बाद सेक्शन 80DD बोलता है मेडिकल ट्रीटमेंट करता है, अगर कोई इंडिविजुअल या मेंटेनेंस करवाता है, मेंटेनेंस करता है किसी डिपेंडेंट डिसेबल्ड रिलेटिव्स का, अपने कोई रिलेटिव्स का जो डिसेबल्ड है, किसी बॉडी या कोई पार्ट जो उसका डिसेबल्ड है, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी उसको? 75,000 और 1,25,000, यानी 1,25,000। 75,000 मिलेगी नॉर्मल केस में, और 1,25,000 मिलेगी, वो मिलेगी सेवर डिसेबिलिटी, यानी अगर उसका बॉडी का पार्ट 80% या उससे ज्यादा जो है वो डिसेबल्ड है, तो इतनी डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद सेक्शन 80DDB है, जो बोलता है अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाता है इंडिविजुअल स्पेसिफाइड डिजीज का, तो मैक्सिमम डिडक्शन उसको मिल जाएगी 40,000 और 1 लाख की। सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख, नॉर्मल है तो 40,000 रुपए। इसके अलावा कोई सेक्शन 80E है, अगर कोई लोन ले रखा है एजुकेशन का, उस पर इंटरेस्ट पे करता है तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। 80EE बोलता है हाउसिंग लोन ले रखा है तो उस पर भी इंटरेस्ट अगर पे करता है वो, तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, मैक्सिमम 50,000 है। उसके बाद सेक्शन 80EE है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी के लिए है, अगर कोई इंटरेस्ट पे करता है हाउस प्रॉपर्टी लोन के लिए, तो उस पर भी डिडक्शन मिल जाएगी 1.5 लाख रुपए की। सेक्शन 80EB इंपोर्टेंट सेक्शन है, नया सेक्शन है बिल्कुल। ये बोलता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करता है एम्प्लॉय या इंडिविजुअल, तो उसको मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगी 1.5 लाख रुपए की। उसके अलावा अगर कोई डोनेशन करता है वो कहीं, तो डिडक्शन मिल जाएगी। 80GG
कोई हाउस रेंट पे करता है तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। ATGGA कोई साइंटिफिक रिसर्च में डोनेशन करता है तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। देखो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ओवरव्यू, मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ सेक्शन की, क्योंकि देखो सैलरी पे TDS निकालने के लिए आपको सेक्शन का मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए कि भाई इस सेक्शन के तहत इतनी डिडक्शन मिलती है। क्योंकि अगर देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से आगे बताऊंगा मैं आपको, अगर किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आ गया कि सेक्शन कि उसने डोनेशन दिया, यानी जो इम्प्लॉई है उसने डोनेशन दिया प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए भाई प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर अगर डोनेशन करता है एम्प्लॉई तो उसको डिडक्शन मिल जाती है ATG के तहत। तो ये मोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए TDS निकालने के लिए सैलरी के ऊपर। एक सेक्शन ATTT है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो बोलता है कि अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट तो मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाती है 10,000 रुपए की। ATTTB जो है ये सीनियर सिटीजन के लिए होता है। अगर कोई सीनियर सिटीजन ने कोई डिपॉजिट कर रखा है, भले वो सेविंग या FD हो, उस पर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 50,000 की। इसके अलावा सेक्शन ATU ये खुद का होता है SSC यानी इंडिविजुअल का, जो खुद एम्प्लॉय है उसका, अगर कोई उसको मेडिकल ट्रीटमेंट करवाता है, कोई उसका बॉडी का पार्ट कोई डिसेबल्ड है तो मैक्सिमम 75 या फिर 1,25,000 उनकी डिडक्शन मिलेगी। अब देखो सैलरी पे TDS यानी टैक्स निकालने के लिए रेट ऑफ टैक्स का पता होना आपको बहुत जरूरी है। तो असेसमेंट ईयर 21-22 की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि अप टू ₹2,50,000 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, नील टैक्स है। उसके बाद 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक टैक्स है 5%, आप सभी को पता है। 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक टैक्स है 20%, आप सभी को पता है। और 10 लाख से ऊपर अगर मैं बात करूं तो 30% टैक्स लगता है। ये नॉर्मल इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है किसी प्रीवियस ईयर में, तो फिर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 से 5 5%, 5 से 10 20 और 10 से ऊपर 30। अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है, मतलब किसी की एज 80 साल या उससे ज्यादा है, तो फिर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। और 5 से 10 तो आपको पता है 20 हो जाएगा 20, और 10 से ऊपर 30%। लेकिन देखो एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, असेसमेंट ईयर 21-22 से स्टार्ट हुआ था, 115 BAC। ये न्यू टैक्स रिजीम है, यानी एम्प्लॉय चाहे तो इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता है। एम्प्लॉय चाहे तो वो अपने एम्प्लॉय को बोल सकता है कि मैं 115 BAC के तहत एक नई टैक्स रिजीम जो है इसको ऑप्ट करना चाहता हूं। तो नई टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स जो रेट है वो 6 तरह के हैं। वही 2.5 से 5 5% है, 5 से 7.5 10 है, 7.5 से 10 15 है, 10 से 12.5 20 है, 12.5 से 15 25 है, और 15 लाख से ऊपर 30% है। इसी स्लैब को तोड़ दिया, 3 स्लैब के 6 बना दिए। नई टैक्स रिजीम किसी को अगर ऑप्ट करनी है किसी एम्प्लॉय को, तो पहले उसको अपने एम्प्लॉय को बताना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर एम्प्लॉयर जो है वो TDS काटेगा, क्योंकि इसके हिसाब से वो टैक्स निकालेगा ना। अगर नई टैक्स रिजीम अगर फॉलो करनी है, ऑप्ट करनी है, तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से बताना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया टैक्स रेट के बारे में। सरचार्ज की थोड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए। सरचार्ज अगर हम बात करूं इंडिविजुअल की, तो सरचार्ज 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक जब लगता है वो है 10%। पूरा 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक टोटल इनकम है तो लग जाएगा 15%। और अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ तक है, तो 25% लग जाएगा सरचार्ज। और अगर 5 करोड़ से ऊपर है टोटल इनकम तो लग जाएगा 37% सरचार्ज। इसके ऊपर लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, जो आप सभी को पता है। देखो जहां पे सरचार्ज होता है वहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है मार्जिन रिलीफ। आज के इस लेक्चर में हालांकि मेरा इंटेंशन ये समझाना नहीं है आपको कि मार्जिन रिलीफ क्या होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए TDS के लिए। हालांकि TDS निकालने के लिए मार्जिन रिलीफ का कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें हम इंडिविजुअल की, तो मार्जिन रिलीफ आपको पता होना चाहिए कि जब सरचार्ज लगता है तो मार्जिन रिलीफ मिल जाती है। एक सिंगल लाइन में आपको बताना चाहूं कि मार्जिन रिलीफ क्या होती है, तो देखो समझो, मान लो किसी एम्प्लॉय ने, किसी इंडिविजुअल ने 1 करोड़ से ऊपर इनकम कमा ली 5 लाख रुपए, और इस 5 लाख एक्स्ट्रा कमाने से उस पर सरचार्ज लग गया 6 लाख रुपए। तो आप ही बताओ जेन्युइनली ये बात सही है गलत है? कि गलत है भाई। अब 5 लाख एक्स्ट्रा कमाने की वजह से 6 लाख भी टैक्स देगा वो, समझ बात आप? तो कहने का मतलब ये है कि जितना वो एक्स्ट्रा इनकम कमाएगा टैक्स भी मैक्सिमम उतना ही जाएगा, सरचार्ज भी उतना ही जाएगा। तो ये मार्जिन रिलीफ होती है।
उसके बाद दो फॉर्म होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, रियल लाइफ में भी आप सुनने को मिलेगा आपको। एक फॉर्म होता है 12BB। ये फॉर्म जो है ये सबमिट करता है एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉय जो है वो अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करता है किसके रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग। वो बताता है कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इतना मैंने एटीसी में कर रखा है, इतना मैंने एटीडी में कर रखा है, इतना मैंने एटीई में करता हूं, इतना मैं बच्चों का ट्यूशन फीस पे करता हूं, इतना मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट किया है। तो सारी बातें इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर की फॉर्म नंबर 12BB एक फॉर्म होता है जिसके अंदर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को बताता है इन्वेस्टमेंट इतना मैंने एक्सपेंडिचर कर रखा है। इसी का इफेक्ट दिखाता है एम्प्लॉयर जब वो टैक्स निकालेगा एम्प्लॉय का। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को परक्विजिट्स देता है, यानी अनुलाभ, सैलरी के अलावा जो काइंड में होता है, या फिर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, सैलरी की जगह कोई प्रॉफिट देता है, कोई लाभ प्रोवाइड करता है, तो ऐसे केसेस में भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक फॉर्म देगा 12BA। उसमें बताया जाएगा कि आपको कंपनी द्वारा इतना परक्विजिट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। देखो ये फॉर्म 12B तभी प्रोवाइड होता है जब किसी एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 1.5 लाख को क्रॉस करती है। अगर 1.5 लाख से कम है तो जनरली जो एम्प्लॉयर होता है वो परक्विजिट्स का जो इफेक्ट है वो फॉर्म 16 में ही दिखा देगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल ध्यान से समझना है आपको। सिर्फ सैलरी का बात करूं मैं तो सैलरी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मानता हूं मैं, लेकिन सैलरी के बाद जो भी सेक्शन आएंगे 196 तक, उसमें तो आपको रेट ऑफ टीडीएस फिक्स दिया होगा और एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी होगी कि भैया अगर ये पेमेंट इतने से ज्यादा है तो इतना टैक्स लगा दो, इतना टीडीएस लगा दो। लेकिन सैलरी के केस में आप सभी को पता है कि टीडीएस रेट फिक्स नहीं होता, जिसकी वजह से हमें एवरेज अप्लाई करना होता है एम्प्लॉयर को, और एवरेज टैक्स निकालने के लिए आपको टैक्स रेट पता होने चाहिए और तभी तो आप टैक्स निकाल पाओगे, और टैक्स निकालने के बाद तो आप एवरेज निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ए एक एम्प्लॉय है जो रिसीव करता है फॉलोइंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021, 2021 के दौरान ये उसको मिलता है। सबसे पहले दे रखा है सैलरी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो दे रखी है 9 लाख रुपए। आप सभी को ये बातें पता होनी चाहिए कि सैलरी जो ग्रोस सैलरी है उसके अंदर एक डिडक्शन मिलती है एम्प्लॉय को जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो मिलती है 50,000 की। अगर हम बात करूं असेसमेंट ईयर 21-22 की तो वो मिलती है 50,000 की। इस क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि जो 9 लाख रुपए है वो आफ्टर डिडक्शन है, मतलब डिडक्शन पहले ही दे दी। अगर ये सवाल नहीं बोलता, खाली यहाँ पर सैलरी लिखा होता तो मैं 50,000 फिर लेस करता जब इसकी मैं टोटल इनकम निकालता, टैक्सेबल सैलरी निकालता। लेकिन आफ्टर है तो हमें कुछ नहीं करना, पहले से डिडक्ट कर रखा है। उसके बाद बोला कि कॉन्ट्रीब्यूशन कर रखा है आरपीएफ के अंदर, प्रोविडेंट फंड के अंदर। उसके बाद बोला कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रखा है, 12,000 रुपए पे कर रखा है एलआईसी प्रीमियम। उसके बाद एक यूलिप प्लान ले रखा है, वहां पर उसने पे कर रखा है 1,000 रुपए। अब आपको निकालना है इसकी सैलरी की इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी होगी, सैलरी हेड से कितनी इनकम होगी उसकी, और उस पर टीडीएस जो है वो कितना होगा, कितना अमाउंट ऑफ टैक्स निकालना है। तो आपको उसकी इनकम निकालनी है, मिस्टर ए की इनकम निकालनी है सैलरी से, और कितना उसका टीडीएस होगा, अमाउंट ऑफ टैक्स बताना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे टीडीएस फ्रॉम सैलरी, सैलरी से कितना टीडीएस होगा असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। तो सैलरी दे रखी है, आपको पता है 9 लाख रुपए, ये आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन है तो हमें कुछ नहीं करना, ऑलरेडी लेस है 50,000। अगर लेस नहीं होता तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय को सैलरी हेड से डिडक्शन मिलती है 50,000, ये डिडक्शन है स्टैंडर्ड। तो सैलरी के अलावा कुछ दे नहीं रखा। उसके बाद दे रखी है उसका इन्वेस्टमेंट दे रखा है, कुछ पे कर रखा है उसने, एक्सपेंडिचर किए हुए हैं। आप सभी को पता है कि एटीसी में उसको डिडक्शन मिल जाएगी मिस्टर ए को। सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है 60,000 रुपए ले लिया हमने। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है 12,000 रुपये, वो भी ले लिया हमने, और यूलिप जो है वो भी ले लिया, क्योंकि आप सभी को पता है कि एटीसी में सारे कवर होते हैं, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी 73,000 की, 60 + 12 + 1,000। तो एटीसी में मिस्टर ए को डिडक्शन मिल जाएगी 70,000 रुपए की। तो 9 लाख रुपए में से आप यानी मिस्टर ए को डिडक्शन मिल जाएगी 73,000। तो उसकी जो टैक्सेबल सैलरी आएगी वो आएगी 8,27,000 रुपए, 8,27,000 रुपीज। इस पे आपको अब टैक्स निकालना है, तो टैक्स के लिए टैक्स रेट पता होना चाहिए, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो आप सभी को पता है कि 2.5 लाख पे तो कोई टैक्स होता नहीं, और 2.5 से 5 यानी नेक्स्ट 2,50,000 पे हो जाएगा 5%, जो आ जाएगा 12,500। 2.5 लाख पे 5% के हिसाब से हो जाएगा 12,500। और 5 के ऊपर कितनी इनकम है, क्योंकि 5 से 10 के बीच में लगता है 20%, तो 5 लाख से ऊपर इनकम है वो है 3,27,000, 3,27,000 पे लग जाएगा 20% के हिसाब से, ये बन जाएगा 65,400, 65,400 रुपये बन जाएगा। तो टोटल टैक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 77,900। इस पे लग जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है 4%। अगर 77,900 पे लगाओगे आप 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो ये आ जाएगा 3,116। तो टोटल जो टैक्स आएगा वो आ जाएगा 81,116। ये जो टोटल टैक्स आया है, इस टोटल टैक्स को मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब आप एवरेज निकालोगे टीडीएस एवरेज के लिए कितना काटना है, तो टोटल टैक्स को डिवाइड कर देंगे हम, या तो टोटल इनकम से डिवाइड कर लो आप, या फिर मंथली आपको पता है कि टोटल टैक्स इतना आया है तो 12 से डिवाइड कर दो आप, तो इतना मंथली डिडक्ट करेगा एम्प्लॉयर। टोटल टैक्स 81,116, तो पूरे साल काटना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे, हर महीने इतना काट लिया जाएगा एम्प्लॉयर द्वारा। उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। मिस्टर राजकुमार इज एन एम्प्लॉई ऑफ वाई लिमिटेड एट जयपुर, पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, जयपुर है। ही रिसीव द फॉलोइंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। सैलरी दे रखी है बेसिक 80,000 पर मंथ, सैलरी दे रखी है 80,000 पर मंथ है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा डीए दे रखा है, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता जो है 20,000 पर मंथ दे रखा है, बोनस दे रखा है 90,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रखा है 150 पर मंथ है, और एक बच्चे का है, 1 चाइल्ड का है। रेंट फ्री हाउस दे रखा है, उसका फेयर रेंट वैल्यू दे रखा है 1.5 लाख रुपए। कॉन्ट्रीब्यूशन करता है प्रोविडेंट फंड के अंदर 98,000 का। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है 13,000, अपनी खुद की लाइफ का पे करता है वो। इसके अलावा डोनेशन देता है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर 10,000 का बाय चेक। कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम सैलरी लाइबल टू डिडक्शन ऑफ टैक्स, यानी उसकी सैलरी निकालनी है आपको जिस पे टीडीएस लगना है, और अमाउंट ऑफ टैक्स बताना है जो डिडक्ट करना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम सॉल्यूशन। कंप्यूटेशन ऑफ टीडीएस निकालना है आपको सैलरी से असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। सबसे पहले आपको पता है बेसिक सैलरी दे रखी है 80,000 पर मंथ है, तो पूरे साल का हो जाएगा 9,60,000। डियरनेस अलाउंस दे रखा है महंगाई भत्ता 20,000 पर मंथ है, तो साल का हो जाएगा 2,40,000। बोनस दे रखा है 90,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर आपने सैलरी हेड पढ़ा है ढंग से तो आप सभी को पता होगा कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट होता है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक एग्जाम्प्ट होता है। यहाँ पर तो एक चाइल्ड की बात हो रही है, एक बच्चे की बात हो रही है, तो 150 पर मंथ मिल रहा है, लेकिन आपको पता है 100 रुपए पर मंथ तो एग्जाम्प्ट होता है, तो 50 एक्सेस है ना, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो 50 रुपए ज्यादा है एक महीने का, तो पूरे साल का हो जाएगा 600 रुपए। अब हम बात करते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन की। आप सभी को पता है सैलरी हेड में आपने पढ़ रखा होगा कि रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालने के लिए कैटेगरी भी है, लेकिन इसमें देखो क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है कि भाई जहां पे वो रहता है वहां की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, तो पॉपुलेशन बेस पे हम निकालेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू। तो पॉपुलेशन के बेस पे अगर एम्प्लॉयर का खुद का हाउस है तो हम लेते हैं 15% ऑफ सैलरी एज ए रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू। तो
तो 15% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिक सैलरी। डीए, देखो यहाँ पे डीए के बारे में कुछ नहीं लिखा है, खाली डीए लिखा है। अगर डीए होता एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होता तो हम यहाँ पे डीए को ऐड कर लेते, लेकिन यहाँ पे डीए ऐड नहीं होगा क्योंकि डीए यहाँ पे सिंपल वाला डीए है। तो बेसिक सैलरी प्लस बोनस प्लस मैंने जो टैक्सेबल अलाउंस है 600 रुपए वो ऐड कर दिया और इसका 15% निकाल लिया, तो ये आ गया 1,57,590, 1,57,590 आ जाएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू। ये भी सैलरी में ऐड हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा ये। तो ग्रोस सैलरी जो है मेरे पास आ गई, सारे को ऐड करूंगा मैं तो आ जाएगी 14,48,190। इसमें मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 के हिसाब से जो 50,000 की है फ्लैट। तो 14,48,190 में जब मैं डिडक्शन दे दूंगा स्टैंडर्ड जो सेक्शन 16 के हिसाब से एम्प्लॉय को मिलती है, तो नेट सैलरी आ जाएगी, जो इनकम फ्रॉम सैलरी आएगी वो आएगी 13,98,190 रुपए। आपको पता है कि मिस्टर राजकुमार ने कुछ इन्वेस्ट कर रखे हैं, कुछ एक्सपेंडिचर कर रखे हैं। सबसे पहले हम बात देख लेते हैं एटीसी में। राजकुमार ने 98,000 जो है वो पीएफ में इन्वेस्ट कर रखा है, 13,000 जो है वो एलआईसी प्रीमियम पे कर रखा है, तो ये हो जाएगा 1,11,000 जो एटीसी में उसको डिडक्शन मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1,11,000 डिडक्शन मिल जाएगी। आपको पता है मैक्सिमम 1.5 लाख तक मिलती है। उसके बाद मिस्टर राजकुमार ने डोनेशन दे रखा है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर, और मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर जो डोनेशन होता है वो 100% डिडक्टेबल होता है और चेक से वैसे कर रखा है। तो 80G के अंदर उसको डिडक्शन मिल जाएगी 10,000 जो उसने पे कर रखा है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर। तो ये जो टोटल डिडक्शन हो जाएगी उसकी 1,21,000 हो जाएगी। तो नेट सैलरी जो आई, मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी जो आई थी 13,98,190, उसमें से मैं लेस कर दूंगा 1,21,000, तो मेरे पास आ जाएगी टैक्सेबल सैलरी 12,77,190, 12,70,190 रुपए ये आ जाएंगे टैक्सेबल सैलरी। इसमें मैं टैक्स निकालूंगा और टैक्स निकालने के लिए टैक्स रेट पता होना चाहिए आपको। 2.5 तक कोई टैक्स नहीं होता, 2.5 से 5 यानी 2.5 लाख पे हो जाएगा 5%, जो आ जाएगा 12,500। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पता होना चाहिए कि 2.5 से 5 2.5 होता है, 2.5 पे 5% कितना हो जाएगा 12,500 स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके बाद आपको पता है कि 5 से 10 5 लाख होता है, 5 से 10 5 लाख होता है, तो 5 लाख पे 20% के हिसाब से 1 लाख टैक्स हो जाएगा। और 10 लाख से ऊपर लगता है 30%, 30%। 10 लाख से ऊपर कितना है 2,77,190, ये 10 लाख से ऊपर है, इस पे लग जाएगा 30%, ये आ जाएगा 83,157। इन सभी पे लग जाएगा, तीनों पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है 4%, वो आ जाएगा 7,826। तो टोटल जो टैक्स आएगा वो आएगा 2,03,483 रुपए। ये पूरे साल का टैक्स है एस्टिमेटेड इनकम पे। तो पूरे साल का है तो हर महीने आप बता सकते हो 12 से डिवाइड कर दो, तो हर महीने इम्प्लोर काटेगा टीडीएस 16,957 रुपए। देखो इम्प्लोर जो है वो इम्प्लॉय की सैलरी एस्टिमेट कर लेता है, क्योंकि इम्प्लोर को पता होता है कि हर महीने सैलरी कितनी है, तो उसके हिसाब से वो टोटल एस्टिमेट करता है इनकम को और टैक्स निकाल के वो एवरेज टैक्स काटना स्टार्ट कर देता है टीडीएस। तो बच्चों देखो ये टीडीएस का फर्स्ट पार्ट है और ये पार्ट थोड़ा लेंथी हो रहा है क्योंकि इसमें सैलरी में ना टीडीएस का रेट फिक्स नहीं होता। मैंने आपको स्टार्टिंग से मैं आपको बोलते आ रहा हूँ, इसलिए हमने पहले टैक्स निकाला फिर उसका एवरेज किया और तब हर महीने हम उसको मतलब इम्प्लोर हर महीने टीडीएस काटता रहेगा एवरेज रूप से। लेकिन आगे जब आप पढ़ोगे जो भी आगे 196 सेक्शन तक आएगा उसमें टीडीएस रेट फिक्स मिलेगा, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको।